वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अभिनंदन कुमार यादव और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मटेरियल साइंस के कोर्स में इंटर कर चुके हैं और मटेरियल साइंस का 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले भैया उसको जाकर आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उन सब चीज़ों में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर रखा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, हम लोग क्या देख चुके थे जी, तो कहता बेसिक इंट्रोडक्शंस वगैरह देखा था, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में देखा था, और क्रिस्टलाइन मटेरियल में कौन कौन सा लैटिस स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था अपने पिछले लास्ट वीडियोज में। कुछ डेफिनेशन देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका भी हमने आपको बताया था। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो में डिस्कस हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह क्या होता है, किस प्रकार से हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। अगला एक बीच में कॉन्सेप्ट है एलोट्रॉपी का। कहता है ये क्या होता है सर? एलोट्रॉपी कहता है एलोट्रॉपी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहता है जैसे मैंने एफी का दिखाया था कि एफी जो होता है, ठीक है, वो अगर आप 600 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे रखते हो, ठीक है, तो बीसीसी स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, लेकिन वही अगर आप टेम्परेचर आप उसका इंक्रीज करते हो, जैसे आपका अगर 600 नहीं 910 डिग्री मैंने बताया था, तो 910 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। ठीक है, नीचे मतलब 910 से अगर 1400 के बीच भी 1400 के बीच भी रहता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड टेम्परेचर अगर इसके बीच रहता है, अगर इसमें के बीच रहता है तो एफसीसी स्ट्रक्चर को दिखाता है। इसे दिखाता है कब से कब? कहता 910 डिग्री सेल्सियस से लेके अगर 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा टेम्परेचर, तो जो एफई होता है वो एफसीसी स्ट्रक्चर को दिखाता है, लेकिन इसके अलावा किसी टेम्परेचर पर रहा तो वो बीसीसी स्ट्रक्चर को दिखाता है। ठीक है, तो कहता बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट स्ट्रक्चर में, डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में वो रहता है। ठीक है, कहता इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, कहता क्यों ऐसा होता है तो उसको तो हम लोग आगे देखेंगे ही। कहता है इसमें क्योंकि ग्रेन ग्रोथ होता है, कई तरह की चीज़ें और भी हैं जिसके कारण ये अलग अलग, जैसे कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें ग्रेन ग्रोथ देखने को मिलता है, एटम से रीअरेंज होते हैं, तो इस प्रकार से कई जगहों में क्या होता है कि रीअरेंज होकर और किसी और स्ट्रक्चर में चला जाता है वो। ठीक है, इसके अलावा कुछ छोटा सा दिया हुआ है डैमेज मैकेनिज्म। कहता डैमेज मैकेनिज्म क्या है जी? कहता है कि यही जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसको डैमेज करने वाला डैमेज मैकेनिज्म कौन कौन से हैं, तो कहता है ग्रेन ग्रोथ। ग्रेन ग्रोथ जो होता है वो ग्रेन एक होता है, तो वो जैसे ग्रेन ग्रोथ होता है तो वो एक दूसरे को ले लेता है। ग्रेन ग्रोथ को भी अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे तो आपको ग्रेन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो ग्रेन ग्रोथ होता है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे क्या होता है ये। कोरोजन एक तरीका है, डिकम्पोजिशन है और ग्रेफिटाइजेशन है। कहता है ये जो है ये सब के सब क्या है जी? कहता है डैमेज मैकेनिज्म है। सीधे सीधे एग्जाम में आता है डैमेज मैकेनिज्म इसमें से कौन है क्या नहीं है, तो आप ऑप्शन चुन सकते हो। बाकी इसको हम लोग धीरे धीरे डिटेल में देखेंगे। एक और क्वेश्चन आपसे है, ठीक है, कहता है यहाँ पे हमने एलोट्रॉपिक देखा था, एलोट्रॉपी देखा था, तो एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखना है। ये आपका ईएसी के आपके मेंस एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलोट्रॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप लिख के लाइएगा, मतलब लिखिए, लिख के आंसर दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के आप रिप्लाई कर सकते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल तो आप लिखिए इसको। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला है मिलर इंडेक्सेस ऑफ प्लेन्स। ठीक है, जैसे आप प्लेन पढ़े हो तो प्लेन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टर्म में आप उसको समझते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी मिलर इंडेक्सेस बताया गया है प्लेन्स को समझने के लिए। कहता कैसे बताया गया है? कहता कोई प्लेन जो है वो एक्स बाई जेड एक्सिस उसको किन किन पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा, जिस पॉइंट पे काटा है उस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स होगा। एक्स पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई पे वाई कोऑर्डिनेट, बाकी कोऑर्डिनेट तो जीरो ना हो जाएगा। ठीक है, जेड एक्सिस पे कुछ उसका कोऑर्डिनेट्स आएगा। तो कहता है जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जिस पे जहां जहां काट रहा है वो जिस लेंथ पे, उसको हम क्या करेंगे? कहता है इंटीजर के फॉर्म में, फ्रैक्शन में अगर आ रहा है तो उसको इंटीजर वाला फॉर्म में लाएंगे।
ठीक है, और उसको एक डब्बे में लिख देंगे बिना कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, सबसे कम चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि वो रेशियो में ना रहे, वो एक इंटीजर के फॉर्म में आ जाए। तो उसमें लिख लेंगे जैसे 1 1 1, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो कहता है ये जो बन के आता है ना, इसी को बोलते हैं मिलर इंडेसेस, ठीक है, ऑफ प्लेन्स। ठीक है, जैसे आप किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स लिखा करते थे तो एक्स बाई जेड लिखा तुमने, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, बाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो उसको कोऑर्डिनेट तुम बोले ना, उसी प्रकार से प्लेन के लिए भी कोड लिख रहा था और दिया था इसको मिलर ने, इसके लिए इसको बोला जाता है मिलर इंडेसेस। ठीक है, तो मिलर इंडेसेस ऑफ प्लेन क्या है भाई, कहता वो भी देख लेते हैं पहले। कहता मिलर इंडेसेस ऑफ प्लेन इज डिफाइंड एज, ठीक है, रेशनलाइज्ड रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल करो उसको, रेशनलाइज करो उसको, मतलब इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, रेशनलाइज reciprocals of fractional intercepts taken along the three crystallographic directions and written inside parenthesis without a separating comma between them। जैसे इस प्रकार से इंडिकेट आप करते हैं। ठीक है, एच के एल कहाँ पे काट रहा है, एक्स एक्सेस को कहाँ पे काट रहा है, बाई एक्सेस को, और कहाँ पे काट रहा है, जेड एक्सेस को, उसी को हमने कहा है डायरेक्शनल एक्सेस। ठीक है, कहता है ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज स्मॉलेस्ट इंटीजर, ऐसा नहीं कि हम मल्टीप्लाई कर रहे मान लेते हैं 1/2 1/3 और 1/4 आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो कहता है 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 12 24 से मल्टीप्लाई करो तब भी हो जाएगा, जैसे एलसीएम इसको ले लेना, उसी से मल्टीप्लाई कर देना उसको। ठीक है, तो किससे कटेगा जी, तो कहता 12 से कटेगा, 12 से नज़दीक भी किसी कर सकता है जी, तो कहता नहीं, इसके नज़दीक किसी से नहीं कर सकता है। तो 12 से हम काटेंगे तो 6 आएगा, 4 3 12 आएगा और 3 आएगा। कहता ये इसका ये कॉमा नहीं देना है बीच में, बस इस प्रकार से उसको लिख देना है। ठीक है, जहाँ जहाँ ये काट रहा है, तो स्मॉलेस्ट ऑलवेज एक्सप्रेस एज स्मॉलेस्ट इंटीजर के फॉर्म में हमें उसे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। चलिए देखते हैं फिर से कि मिलर इंडिसेस को कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं कि ये देखो इसके एक्सेस है, ये तीनों एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये बाई एक्सेस है और ये जेड एक्सेस है, तीनों एक्सेस है ये। ठीक है, और ढेर सारा प्लेन लिया है, तो उसमें से एक प्लेन को मैं दिखा रहा हूँ, उस पर सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता ए बी सी डी प्लेन पे हम जा रहे हैं। कहता ए बी सी डी कहाँ है सर, कहता ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है। तो हम इस प्लेन पे चल रहे हैं। ठीक है, ये प्लेन पे चल रहे हैं। एक्सेस कहाँ है जी, तो एक्सेस उसके पीछे आपको दिख रहा होगा, एक्सेस आपका ये है। ठीक है, तो कह रहा है ये जो हमने प्लेन लिया है वो जेड वाई प्लेन के पैरेलल है, ये एक्स है, ये बाई है और ये आपका जेड है। ठीक है, तो कहता है ये जो प्लेन आपका ए बी सी डी लिया है वो आपका जेड वाई प्लेन के पैरेलल लिया गया है और कुछ डिस्टेंस पे लिया गया है। ठीक है, वो कुछ डिस्टेंस को आप लोग कुछ भी कह सकते हो, कितना भी ले सकते हो उस डिस्टेंस को, आप उसको अपने अनुसार कितना भी ले सकते हो। मीटर गया जा, कहता है कितना भी क्यों ले सकते हैं सर, क्योंकि अंत में तुमको डिवाइड या उसको मल्टीप्लाई करके उसको रेशनलाइज तो करना ही है, तो उसको आप कितना भी ले सकते हो। पहले हम लोग एक्सेस देख लेते हैं, ये आपका एक्सेस है एक्स, ये है आपका बाई और ये है आपका जेड। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्लेन दिखाया था, ये आपका प्लेन है ए बी सी डी, इसी प्लेन की चर्चा करना है। कहता कुछ भी ले सकते हो, तो आप एक सबसे ऐसा चीज़ लो जिसको डिवाइड करने में आसानी रहे, मल्टीप्लाई करने में आसानी। तो सबसे आसान तो होता है एक से मल्टीप्लाई वगैरह करना, तो हम इंटरसेप्ट सबसे पहले तो लेंगे, देखेंगे इंटरसेप्ट कहाँ कहाँ हो रहा है। कहता इंटरसेप्ट आपको देखना है, तो देखिए सबसे पहले इंटरसेप्ट देखते हैं। कहता है कि आप एक्स इंटरसेप्ट देखिए, बाई इंटरसेप्ट देखिए और जेड इंटरसेप्ट देखिए। तो कहता है एक्स एक्सिस को ये वाला प्लेन जो है वो कहाँ पे काट रहा है। कहता है ये जो है वो चूँकि एक्स एक्सिस के को काट रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने एक लिया, उसको कितना लिया है, एक लिया है। चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। कहता बाई एक्सिस को कहाँ काटेगा सर, बाई एक्सिस के पैरेलल है ये जो प्लेन है ये बाई एक्सिस को पैरेलल है, तो हम मान के चल रहे हैं कि उसको इन्फिनिटी पे जाके काट देगा। जेड एक्सिस के भी पैरेलल है ये, तो जेड एक्सिस को भी मान के चल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे जाके कहीं काटता होगा क्योंकि पैरेलल है। कहता रेसिप्रोकल उसका करो, रेसिप्रोकल किए तो एक का रेसिप्रोकल करेंगे तो एक ही आएगा, एक को इन्फिनाइट को रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/इन्फिनाइट वो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही रेशनलाइज है, तो 1 0 0 इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद आया। सबसे पहले आपको इंटरसेप्ट निकालना, उसको रेसिप्रोकल करना, उसको रेशनलाइज करना और उसी को आपको ब्रैकेट में लिख देना है विदाउट कॉमा लगाए।
ठीक है। 100 ये 100 इस प्रकार से लिखा जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस देकर, बीच में गैपिंग देकर, स्पेस देकर एक और, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मिरर इंडिसेस। कोई दिक्कत? इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। अब आपको AFGD का निकालना है, AFGD का निकालना है, आप ट्राई करके देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे एक कोशिश कर देता हूँ, एक ट्राई करके मैं आपको दिखाता हूँ एक और इंडिसेस निकाल के। चलिए, सबसे पहले तो भैया हम लोग एक्सेस देखा था हम लोगों ने कि सबसे पहले एक्सेस आप देख लीजिए। कहता है ये है आपका एक्स एक्सेस, ये है आपका वाई एक्सेस और ये है आपका जेड एक्सेस, ठीक है। अब कहता है कि अब आप जाइए इसका प्लेन पर, कि कौन से प्लेन की हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहता है उस प्लेन को हमने ढूंढ रहे हैं। तो हमारा प्लेन है AFGD। कहता है ए आपका यहाँ है, एफ आपका यहाँ है, ठीक है, जी आपका यहाँ है और डी आपका यहाँ है। तो आप इस प्लेन की बात कर रहे हो। ये जो प्लेन है वो जेड एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है। ये प्लेन जो है वो जेड एक्सेस को पैरेलल है, एक्स और वाई को काट रहा है, जेड एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है। तो कहता सबसे पहले तो इंटरसेप्ट आप निकाल लीजिए। कहता इंटरसेप्ट अगर हम निकालने जाएंगे सर, तो एक्स एक्सेस को तो ये काट रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस डिस्टेंस पे काट रहा है। उसको कुछ भी ले सकते हो, मान लेते हैं इसको 1 लेते हैं। इसको कितना ले रहे हैं? कहता 1 ले रहे हैं। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। बाई को भी उतना ही पे काट रहा है, ठीक है, एकदम हमने उसी प्रकार से बनाया है कि एक को भी उतना ही पे काट रहा है। नहीं दिया रहेगा तो फिर बनेगा, ठीक है, कोई और वैल्यू रहेगा तो तब भी बनेगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों जो है वो डिस्टेंस सेम है। तो ए 1 है तो इसको भी कितना पे काट रहा है जी? कहता है 1 पे ही काट रहा है, और जेड को तो काट ही नहीं रहा है। तो जेड को इससे पैरेलल है तो उसको हम मान के चल रहे हैं कि इनफाइनाइट पे जाके काट रहा है। सबसे पहले इंटरसेप्ट निकाले, उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर दिए तो एक का एक ही हो जाएगा, एक का एक ही हो जाएगा और जेड का 0 हो जाएगा। कहता रेशनलाइजेशन कीजिए। कहता है यहाँ रेशनलाइज खुद है, पहले से ही है, रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। और इंडेसेस निकालना है तो उसको बस डब्बा में बना के लिख दीजिए, हो गया। आसान सा चीज़ है। इसी प्रकार से आगे भी आगे भी बहुत सारे प्लेन हैं। जैसे आप देखो, इतना मेहनत करेंगे नहीं हर वक्त, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं शॉर्ट में? जैसे आपसे प्लेन कहा गया कि EGD का बनाइए, ठीक है। ई यहाँ पे है, जी कहाँ पे है जी? कहता जी यहाँ पे है और डी कहाँ पे है जी? कहता आपका डी जो है वो यहाँ पे है सर। कहता इस प्लेन की बात करें, कहता ये हर जगह देखिए 1 पे काट रहा है। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये ओरिजिन है, तो इससे जो डिस्टेंसेस है सब इक्वल डिस्टेंस है। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हम लेके चल रहे हैं कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये नहीं, बाई कोऑर्डिनेट इसका, यानी कि यहाँ पे काट रहा है ये ए है, यहाँ पे काट रहा है ये भी ए डिस्टेंस है, और ये भी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है इसका वो भी ए है, ठीक है। तो सब ए है तो सबको डिवाइड करो तो 1,1,1 आ जाएगा इसके मिरर इंडिसेस, ठीक है। अगर हम प्लेन करेंगे, प्लेन 4 की हम बात करें, ठीक है, प्लेन 4 की अगर हम बात करें, प्लेन एग्जाम्पल 4 की बात करें तो प्लेन हमारा दिया गया BFGC। कहता BFGC कौन है जी? मैं जूम ही कर लेता हूँ, छोटा सा में नहीं दिख रहा है। BFGC, कहता BFGC में चलो जी। तो कहता B कहाँ है? B यहाँ है। F कहाँ है जी? तो कहता F यहाँ है। G कहाँ है? BFG और C, ये वाला प्लेन के बारे में बातें किया जा रहा है, इस प्लेन के बारे में चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। कहता देखो ये कहाँ कहाँ काट रहा है, जहाँ पे काट रहा है वहाँ पे तो 1 होना है, और जहाँ पे नहीं काट रहा है वहाँ पे आपका 0 कर देना है, क्योंकि इन्फिनिटी पे काटता है ना, तो उसको उलटते होगे तो क्या होगा? 0 ना हो जाता है जी। कहता सबसे पहले तो क्या सर, एक्स एक्सिस का, एक्स कोऑर्डिनेट का लिखना होता है। एक्स इंटरसेप्ट क्या है? कहता एक्स को सर इन्फिनिटी पे काटेगा तो उसका रिवर्स कर दो, कितना हो गया जी? कहता है सर 0 हो गया, ठीक है। फिर देखोगे बाई को कहाँ काट रहा है सर? तो बाई को ना सर यहाँ पे काट रहा है, ए है या कुछ है, ठीक है, ए है या फिर एक ही मान लो, क्योंकि रेशनलाइज करना है उसको डिवाइड करके सबको सेम रेशियो में कर देना है। तो यहाँ पे हम मान रहे हैं कि एक इंटरसेप्ट पे काटेगा तो 1 पे काटेगा, उसका रिवर्स भी करोगे, रेसिप्रोकल भी करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। कहता जेड कोऑर्डिनेट को कहाँ काट रहा है जी? कहता जेड को से काट ही नहीं रहा है, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट पे काट रहा है। तो अपोजिट करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? उसका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना है? 0 1 0। तो ऐसा नहीं कि तुमको उतना मेहनत करना पड़ेगा, तो मैंने बता रहा था आपको, कर करके दिखा रहा था, ठीक है। मेहनत आपको बस देखते के साथ आप उसका आंसर बता सकते हो। कहता अगला बताइए, इसे अगला कौन सा बताना है, ठीक है। कहता अगला बताइए आप मुझे प्लेन EFGH का, ठीक है। EFGH का पहले मैं एक्सेस आपको बता दूं कि एक्सेस है ये एक्स, ये है बाई और ये है जेड, ठीक है।
प्लेन की अगर हम चर्चा करें तो प्लेन आपको कहा गया है कौन सा जी, कहता है EFGH, कहता है E है, F है, G है और ये H है। इस प्लेन की चर्चा की गई है सर, इस प्लेन का मैंने चर्चा किया है। इस प्लेन के बारे में हमको बताइए। तो कहता है बताने को तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी बता सकते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन अगर हमको डायरेक्ट लिखने के लिए कहा दिया जाए तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ पे काट रहा है। कहता है सर एक्स को काट रहा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट को सर काट ही नहीं रहा है, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पे काट दे रहा है। इंटरसेप्ट कितना है जी, कहता 0 हो गया है सर, कहता 0 हो गया है तो उससे भी बना सकते हैं हम लोग, लेकिन 0 कर देंगे इंटरसेप्ट और उसको इन्वर्स करेंगे तो भैया वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। मामला गड़बड़ा जाएगा तो उपाय क्या है, तो उपाय है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। क्या उपाय है, कहता शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। कहता ये क्या होता है सर, कहता शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन चेंजेस द इंडिसेस ऑफ मिरर का इंडिसेस को बदल सकता है अगर आपने चेंज कर दिया ऑरिजिन को तो, बट डोंट चेंज एप्लीकेशन ऑफ मिरर इंडिसेस, लेकिन उसके एप्लीकेशन को नहीं बदलता है। ठीक है, तो उसके लिए आप ऑरिजिन लिख दीजिए कि हमने यहाँ नहीं ऑरिजिन लेके यहाँ ऑरिजिन, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑरिजिन को अगर अलग जगह पे मान लेते हो तो उससे कोऑर्डिनेट बदलना जाता है, पर कोऑर्डिनेट बदल जाने से क्या उसका यूज बदल जाता है या कहीं लेने से क्वेश्चन बदल जाता है, गलती हो जाता है? नहीं। कहता कहीं से भी लीजिए आपका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ऑरिजिन बता दीजिए कि कहाँ लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इनफाइनाइट नजर आ रहा है जी मिरर इंडिसेस, तो इनफाइनाइट में रैशनलाइज करने में कंपेयर करने में बड़ा तकलीफ होता है। कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर 0 हो गया तो गड़बड़ा जाता है मैटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऑरिजिन को शिफ्ट करेंगे। तो ऑरिजिन को शिफ्ट करिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी को ऑरिजिन मान ले रहा हूँ। किसको ऑरिजिन मान रहा हूँ, तो कहता है इस पॉइंट को मैं ऑरिजिन मान ले रहा हूँ। इसको ऑरिजिन मान रहा हूँ तो इधर आपका एक्स एक्सिस रहेगा, यही आपका वाई एक्सिस हो जाएगा और ये आपका जो है वो जेड एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, प्लेन कौन सा था जी, कहता प्लेन आपको निकालना था इस वाले प्लेन का, ये जो प्लेन है इस प्लेन का आपको चीजें निकालना था। ठीक है, कहता इसको तो यानी कि पीछे ना चलेगा जी ए यूनिट से तुम, तो इसको आपको -a लिखना पड़ेगा, -a या -1 ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। मैं कलर बदल देता हूँ ताकि दिखे। कहता इसको क्या लिखना पड़ेगा, तो कहता -1 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, कहता अगर इंटरसेप्ट की हम बात करें, इंटरसेप्ट की बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट है -1 है ना, एक्स को कहाँ पे काट रहा है, -1 पे। बाई को तो काट ही नहीं रहा है, ये प्लेन है तो यहाँ पे नहीं काट रहा है, ये बाई को तो ऊपर नहीं जाएगा। कहता बाई को तो ना बाई को काट रहा है ना जेड को काट रहा है। ठीक है, तो बाई और जेड का इंटरसेप्ट कितना है, कहता इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 1/-1 और ये तो 0 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो -1 का ऐसे ले देते हैं चिन्ह, देखें। ठीक है, माइनस आगे नहीं लगाते हैं इसमें, और ये 0 0, तो यानी कि इसका जो मिरर इंडिसेस आएगा वो आएगा 1 बार मतलब माइनस से है 0 0, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से आएगा। तो अब आप बना लोगे खुद से। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, जैसे मैं आपको एक प्लेन देता हूं, प्लेन है HFG, कहता है H कहाँ है जी, ये है आपका HF, ये है आपका F, HF और G, ये है आपका G। कहता HFG इस प्लेन का मुझे निकाल के दिखाइए। सेम चीजें हैं। कहता इसमें भी क्या करना है जी आपको, कहता कहीं पे आप ऑरिजिन ले लीजिए। ठीक है, जहां पे भी आपका ऑरिजिन मन करता है वहां पे आप ऑरिजिन ले लीजिए। मैं आपको 2 अलग अलग ऑरिजिन से बताता हूँ। कहता एक बार G को ऑरिजिन लीजिए, एक बार आप G को ऑरिजिन लीजिए और एक बार आप इसको D को ऑरिजिन लीजिए। ठीक है, दोनों केसेस में आप बना के दिखाइए। ठीक है, और ध्यान रहे कि ऑरिजिन बदलते हो तो मिरर इंडिसेस बदल जाता है पर उसका एप्लीकेशन नहीं बदलता है। तो ऑरिजिन भी अलग आपका अलग है। एक बार चलो डी वाला तो लिया हुआ है, तो डी वाला मैं आपको लेकर बताता हूँ। डी जो है ये पॉइंट, इसको ऑरिजिन ले लेते हैं तो क्या आता है जी। तो डी को ऑरिजिन लेंगे तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, कहता माइनस पीछे न गया है तो -1, उल्टोगे भी तो -1 आएगा। ठीक है, सो बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जी उसका, कहता बाई को कहाँ पे काटता है ये, कहता है बाई को सर कहाँ पे काटेगा, बाई को कहाँ पे काट रहा है जी, तो वो देखिए आप। ठीक है, कहता इसी प्लेन की हम बातें कर रहे हैं, इस प्लेन की हम बातें कर रहे हैं,
तो बाई को हम मान रहे हैं कि यहाँ पे ये काट जा रहा है। पूरे प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कहीं इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक जाए, उस प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्लेन को कंफाइंड कर दिया गया है। तो ये कहाँ काट रहा है जी, कहता है बाई को, तो कहता है ये बाई को सर काट रहा है आपका 1 पे, ठीक है। तो 1 आपका कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है जी, कहता है और कहाँ पे काट रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ ये हो गया कि फिर से हमने इसी को ओरिजिन देखने लगे। ओरिजिन तो आपका ये ना है, एक्सिस तो आपका ये है, बाई है, ये एक्स है और ये जेड है। इस एक्सिस पे काम करना है ना। और प्लेन कौन सा है जी, तो कहता प्लेन आपको निकालना है सर ये वाला, एच है, एफ है और जी है। इस प्लेन का चर्चा करना है आपको, ठीक है। अगर इस प्लेन की चर्चा करना है तो सबसे पहले इंटरसेप्ट देखना है। कहता इंटरसेप्ट कहाँ है सर, कहता है कि एक्स एक्सिस को पीछे काट रहा है, ठीक है, -1 पे। तो इसका इन्वर्स भी करोगे तो -1 के आएगा, ठीक है। कहता बाई को कहाँ काट रहा है सर, कहता बाई को इनफाइनाइट पे काट रहा है। इनफाइनाइट का अपोजिट करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि सर जेड को कहाँ काट रहा है, तो जेड को ही पीछे इनफाइनाइट पे ही काट रहा है, तो उसको भी करोगे तो क्या होगा जी, तो 0 हो जाएगा। कॉमा नहीं देना होता है, कॉमा गलती से पड़ जा रहा है, आदत बना हुआ है जैसे। कहता इस प्रकार से होता है। ये आपका मिरर इंडिसेस हो गया, ठीक है। कहता जी से अगर करके देखें सर, अगर इस बार हम लोग कह रहे हैं जी को मान रहे, तो जी को तो मान नहीं सकते हो, ठीक है। कहता जी भाई कोई भी हम लोग कोऑर्डिनेट 0 अगर इंटरसेप्ट हो जाएगा तो गड़बड़ा ना जाता है जी, तो 0 इंटरसेप्ट होगा तो गड़बड़ा जाएगा। और ये देखो ये प्लेन जो प्लेन है उसी पे कोई पॉइंट मत ले लेना, ठीक है। तुमने इतना देर में ये गौर किए होगे कि प्लेन पे अगर प्लेन पे ही कोई पॉइंट है, अगर ओरिजिन है, तो मिरर इंडिसेस में हमको दिक्कत होती है, इनफाइनाइट टच कर जाता है और इनफाइनाइट होगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट में कंपेरिजन करने में हमको तकलीफ होती है, ठीक है। तो हम ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, तो ओरिजिन को शिफ्ट कर लेते हैं। ओरिजिन को शिफ्ट करने से मिरर इंडिसेस बदल जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन कोऑर्डिनेट जो उसके यूजेज होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, वो नहीं बदलता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक और ज्ञान की बात, अगर तुमने देख रहे होगे कि तुमने जो अगर कोई पैरेलल प्लेन्स लिए होंगे, तो कहता पैरेलल प्लेन्स अगर लेते हो तो उसका मिरर इंडिसेस जो होता है वो क्वांटिटिवली जो है वो सेम रहता है। कहता क्वांटिटिवली मतलब सर, मतलब अगर साइन को हटा दो, माइनस प्लस हटा दो, तो जो भी जितने भी जो पैरेलल प्लेन्स है, तो पैरेलल प्लेन्स हैव सेम मिरर इंडिसेस क्वांटिटिवली, ठीक है। उसका मिरर इंडिसेस सेम होगा, लेकिन उसमें माइनस माइनस साइन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आगे पीछे किस डायरेक्शन में उसमें फर्क पड़ता है। कोई हो सकता है कोई आपका जो ओरिजिन है, ठीक है, उसके दाएं तरफ हो सकता है प्लेन बाएं तरफ हो, आगे पीछे हो, इस प्रकार से हो सकता है। तो पैरेलल से अगर हम साइन को हटा दें तो मिरर इंडिसेस सेम प्लेन का पैरेलल प्लेन्स का सेम ही रहेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है जो है ये इंटरसेप्ट बता रहा है, और ये डायरेक्शन, ये मिरर इंडिसेस कुछ और नहीं, डायरेक्शन बताता है एक्चुअली। प्लेन जो है वो उसका ओरिएंटेशन कैसा है, तो पैरेलल रहेगा तो जाहिर सी बात है पैरेलल का ओरिएंटेशन सेम ही बता देगा वो। चलिए अब हम लोग मिरर इंडिसेस के एप्लीकेशन वगैरह को देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरर इंडिसेस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसका यूजेज क्या क्या है, ठीक है। तो कुछ यूजेज भैया इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है, कुछ तो आप जानते भी हो। कहता है व्हेन अ प्लेन इज पैरेलल टू एन एक्सिस द मिरर इंडिसेस, ठीक है, मिरर इंडिसेस ऑन द एक्सिस इज 0। अगर पैरेलल रहेगा इसका मतलब बाई उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब उसका अपोजिट करेगा तो 0 हो जाएगा जी। तो कहता है जिस भी प्लेन के पैरेलल है, जो जिस भी एक्सिस के पैरेलल आपका प्लेन है, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो आपका मिरर इंडिसेस बनेगा वो कितना बनेगा जी, कहता है 0 बनेगा। ये तो हमने इतना देर में समझ ही लिया, देख ही लिया था। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि टू पैरेलल प्लेन्स विल हैव क्वांटिटिवली सेम मिरर इंडिसेस। कहता है कि जो अगर दो पैरेलल प्लेन है तो उसका जो मिरर इंडिसेस होगा वो क्वांटिटिवली सेम होगा। अगर साइन वाइन नहीं कंसीडर करो तो एकदम सेम ही हो जाएगा वो, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट। तीसरा कहता है अगर दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर है, जिसका मिरर इंडिसेस ये है, मान लेते हैं ये मिरर इंडिसेस है, और ये दोनों जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। उसके मिरर इंडिसेस को हम अगर मल्टीप्लाई करें, H1 H2 कर दें, K1 K2 कर दें और L1 L2 कर दें और सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो कितना आना है, 0 आना है। ये डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। ये आई कैप जे कैप के कैप है और कुछ नहीं है, कुछ नया चीज़ नहीं है, बस अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से चीज़ों को समझाया है, कोई बड़का चीज़ नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, ठीक है।
अगला क्या है जी, कहता है कि एंगल अगर निकालना दो प्लेन के बीच, तो देखो वैसे ही निकालता था ना कॉस थीटा वाला, वही चीज़ लिखा हुआ है, कोई नया चीज़ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कहता एंगल अगर दोनों प्लेन के बीच, अगर दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसमें एक का जो मिरर इंडिसेस है H1 K1 L1 है और दूसरे का H2 K2 L2 है, तो उसके बीच का एंगल निकालना है कॉस थीटा। तो क्या करना है, तो वही डॉट प्रोडक्ट वाला, ऊपर डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी H1 को H2 से मल्टीप्लाई करना है, K1 को K2 से मल्टीप्लाई करना है, L1 को L2 से मल्टीप्लाई कर देना, जोड़ देना है, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड और फिर इसके मैग्नीट्यूड को इस प्रकार से डिवाइड कर देना है, तो आपको कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत? कहता अगर हमको निकालना द प्लेन हैविंग टू इंडिसेस आर फार अवे फ्रॉम ऑरिजिन देन दोज हैविंग हाई इंडिसेस। कहता है कि जिसका मिरर इंडिसेस ज़्यादा है, ज़्यादा मिरर इंडिसेस तो आप रिवर्स ना है जी, ये तो वाई इंटरसेप्ट जीरो इंटरसेप्ट होता है, उसका अपोजिट ना होता है इंडिसेस। तो अगर कहता है कि अगर इंडिसेस ज़्यादा है, इसका मतलब वो क्या है जी, कहता उतना ही वो ऑरिजिन के करीब है, और जितना मिरर इंडिसेस कम है, यानी कि वो ऑरिजिन के उतना ही क्या है जी, जितना कम रहेगा उतना बाई इंटरसेप्ट उतना ही ज़्यादा ना होगा, तो उतना ही दूर है। कहता प्लेन हैविंग लो इंडिसेस आर फार अवे फ्रॉम ऑरिजिन, वो ऑरिजिन से उतना ही दूर होता है। खैर, कहता कि ऑरिजिन से दूर होता है वो तो बात की बात है, सर तो हम देख के बता देंगे। हमको डिस्टेंस निकालना ऑरिजिन से, कहता डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। कहता a डिवाइडेड बाई रूट एल एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ एच के एल क्या है जी, कहता मिरर इंडिसेस है, इसको लगाइए और निकाल लीजिए। कहता ए का वैल्यू सर, कहते एक वो वैल्यू देगा, कितना टाइम्स लिया है, कितना से तुम डिवाइड किए थे उस वक्त रेशनलाइज करने वक्त, वो हमको पता नहीं ना है, तो कैसे निकलेगा, उसको बताना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो वो सीधा सीधा ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछवे नहीं करेगा। कहता वो क्या करेगा जी, कहता वो पूछेगा इंटरप्लेनर डिस्टेंस। कहता ये क्या होता है सर, कहता इंटरप्लेनर डिस्टेंस नोज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स वन ऑफ विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। कहता दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस पूछता है, जहाँ जिसमें से एक प्लेन कहाँ से पास कर रहा होता है, तो कहता ऑरिजिन से पास कर रहा होता है, तब पूछा जाता है। तब आपको ए के फॉर्म में ही बताना होता है डिस्टेंस, इस प्रकार से। ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा गया प्लेन जो है एक है 100, कहता इसका डिस्टेंस बताना है, ऑरिजिन से पास करने वाला प्लेन से डिस्टेंस बताना है, तो कहता डिस्टेंस बता दीजिए आप, उसका a/1 हो जाएगा। ठीक है, इसका 200 है तो उसका a/2 हो जाएगा। ठीक है, 300 है तो a/3 हो जाएगा। कहता कैसे निकाल रहे हो, तो कहता 100 को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर करोगे, रूट निकालोगे तो वही ना हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो ए के टर्म में ही पूछा जाता है, ए के टर्म में आप बता सकते हो उसको। कोई दिक्कत? कहता कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मिरर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस। इसके पहले पढ़ रहे थे मिरर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स, अब इस बार पढ़ रहे हैं मिरर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। मतलब समस्या गंभीर है। ठीक है, पीछा तुम्हारा छोड़ने वाला नहीं है। कहता इसमें क्या है सर, मिरर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन में क्या है भाई, कहता इसमें डायरेक्शन की बातें हैं। मिरर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन आर डिफाइंड एज द रेशनलाइज्ड कंपोनेंट्स ऑफ गिवन डायरेक्शन वेक्टर। डायरेक्शनल वेक्टर का रेशनलाइज फॉर्म ही आपको एक ब्रैकेट में इस प्रकार से लिख देना है, UWF हम बोलेंगे उसको, इंडिकेट इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और ये वेक्टर फॉर्म में लिखाता है कि तो ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज स्मॉलेस्ट इंटीजर के फॉर्म में होना है, जैसे वहाँ पे होता था उसी प्रकार से होना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लेन ना हो के लाइन है, समझ लो, और लाइन का डायरेक्शन है, वेक्टर है ये। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप JC वेक्टर की बात करें, कहता JC वेक्टर, कहता ये है आपका JC वेक्टर। कहता इस वेक्टर को हमको लिखना है सर। ठीक है, इसका मिरर इंडिसेस लिखना है, तो कहता इसका उसी प्रकार से लिखाना है। कहता है कहाँ कहाँ काट रहा है ये। ठीक है, ये कहाँ कहाँ काटेगा। ठीक है, तो कहता काटेगा सर कहाँ पे, ये तो है आपका जो है वो पैरेलल है आपका x एक्सेस के, और जेड को भी कहीं नहीं काटने वाला है, हाँ x को काटने वाला है। तो x को कहाँ पे काटने वाला है, x एक्सेस तो ये हो गया आपका, बाई एक्सेस ये हो गया, और जेड एक्सेस ये हो गया आपका। ठीक है, और हम JC की बात कर रहे हैं। JC वेक्टर जो है वो इस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, कहता ये पैरेलल किसके जा रहा है जी, कहता इसके पैरेलल जा रहा है। तो इसमें और बाकी दोनों को तो कट ही कर रहा है, तो कहता जिसके पैरेलल जा रहा है ना, जिसके पैरेलल जा रहा है उसके जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए,
और बाकी की जगह पे क्या पुट कर दीजिए जी, कहता है 0 पुट कर दीजिए। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। कहता है कैसे किए सर, कि मैंने बहुत आसान किया। मैंने कहा रेशनलाइज कंपोनेंट्स ऑफ गिवन डायरेक्शन वेक्टर। अगर इस वेक्टर को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या है जी, कहता है ये आई कैप है सर, प्लस 0 जे कैप है सर, प्लस 0 के कैप है सर। ये ना है जी, यही चीज़ ने लिखा हुआ है। तो कहता है इसी चीज़ को बस आपको डब्बे में लिख देना। ये वेक्टर को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, इसी को आपको बस डब्बे में लिख देना है, सीधे सीधे समझ लीजिए, ठीक है। इसी चीज़ को आपको बस डब्बे में लिख देना है, तो रेशनलाइज फॉर्म में बस लिखना है। क्या करना है, रेशनलाइज मतलब ये हाफ अगर रहता तो आपको बस क्या कर देना था, तो ये भी हाफ रहता तो 2 से हर जगह मल्टीप्लाई कर देना था तीनों में। तो रेशनलाइज फॉर्म में बस उसी कंपोनेंट को लिख देना है, ठीक है। जैसे सीजे आपको अगर आपको कहते हैं तो सीजे में क्या हो जाएगा जी, तो सीजे उल्टा न चला गया, तो एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो कंपोनेंट इसको क्या होगा, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बस इसी को डब्बा में लिख देना है आपको। बड़का डब्बा में माइनस तो ऊपर न पड़ता है, -1 0 0 0। इस प्रकार से आपको ई वाला डब्बा इसमें लिखना है, ठीक है, इस वाला डब्बा में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे हम पूछते हैं, कहता ओ ए वैक्टर, ओ ए वैक्टर लिखो, तो ओ ए वैक्टर सर ये है, ठीक है। कहता इस वैक्टर को आपको लिखना है तो इसका कौन सा कंपोनेंट है जी, कहता एक ही कंपोनेंट आई कैप है, ठीक है, तो इसको लिख लो, ठीक है, आई कैप। और बाकी सब कंपोनेंट क्या है जी, कहता 0 0 है सर, तो ये हो गया। इसको बस कॉमा नहीं देना है, बीच में कॉमा पड़ जा रहा है गलती से। कहता ओ बी वैक्टर सर हमको बताइए, तो ओ बी वैक्टर कहाँ पे है जी, कहता ये ओ बी वैक्टर ये है सर। कहता इसको अगर तकलीफ होता है तो सीधे सीधे उस वैक्टर को लिख लो। ये वैक्टर कौन सा वैक्टर है जी, कहता ये सर आई कैप प्लस जे कैप वैक्टर है, और के पे कैप इसका 0 है, 0 के कैप। बस इसी को आप डब्बा में लिख दीजिए। तो डब्बा में लिखेंगे सर तो ये हो जाएगा 1 1 0, बस हो गया 1 1 0। कहता इसी प्रकार से सर अगर हमको लिखना है किसको जीत, कहता है कि हमको लिखना है सर ओ बी का लिख चुके हैं, ओ सी का लिखते हैं सर। कहता ओ यहाँ पे है, सी यहाँ पे, ये वेक्टर की बात कर रहा है। तो इसमें तो तीनों कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट मतलब 1 1 1, ठीक है। इस अगला में बात कर रहे हैं सर, कि अगला हम बात कर रहे हैं इस वेक्टर की सर, ओ ई वैक्टर की। तो ओ ई कहाँ है, तो ओ यहाँ है और ई बीच में हम आ गए हैं सर, ठीक है। मतलब ये कंपोनेंट ज़्यादा चले हो और इधर उसका आधा ही चले हो, ठीक है, यही ना कहना चाह रहे हो, इधर हाफ चल रहे हो, यही कहना चाह रहे हो तुम, बीच में तुम गए हो कहीं, ठीक है। तो कहता है कि ये कंपोनेंट अगर चले हो तो आपका कौन सा कंपोनेंट किधर कम चले हो जी, कहता है कि एक्स डायरेक्शन में कम चले हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, तो आई कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस जे कैप, और के कैप तो है ही नहीं इसमें, तो के कैप 0 के कैप है। कहता इसका अगर हम करेंगे तो देखो इसमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, 2 से सब लोग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 और 0, 1 2 0। ये रेशनलाइज फॉर्म हो जाएगा इसका, यहाँ पे करके दिखाया गया है। तो ये है आपका मिरर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ प्लेन समझ में आ गया। प्लेन में हम लोग कर रहे थे, प्लेन में हम रेसिप्रोकल कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे, तो याद करो प्लेन वाला, उसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड किया करते थे। और जब हम लोग लिखते हैं ये, जो हम लोग लाइन कर लिखते थे तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते थे, या फिर उल्टा करो कि हम डायरेक्शन कोसाइन से उसमें मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। प्लेन वाला में, प्लेन को हम कैसे लिखते थे, कहता ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 है ना। और जब हम प्लेन का इक्वेशन लिख रहे होते तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए प्लस y माइनस y1, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी, इस प्रकार का इक्वेशन लिखा करते थे। तो यही तो कर रहे हैं, ठीक है। एक में हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं, एक में भैया उसका उल्टा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को कर रहे हैं, देख रहे हैं। करना तो वही है, एक ही कॉन्सेप्ट तो वही रहना, उसी को अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग जगहों पे पढ़ाता है, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी सारा क्वेश्चन यहाँ कर सकते थे, लेकिन इस लोग करते आया है इसी मिरर इंडिसेस से क्वेश्चन को। तो आपको तो भैया क्वेश्चन तो यही मिरर इंडिसेस के नाम से आएगा, तो उसको करना आपको आना चाहिए। पूछेगा तो सीधे से प्रॉपर्टी आपका कि मिरर इंडिसेस ये जानता है कि नहीं जानता है, ठीक है। तो कहता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिरर इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस। मिरर इंडिसेस और डायरेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। कहता है व्हेन अ डायरेक्शन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन एक्सिस। कहता है एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर है कोई, ठीक है, इट्स मिरर इंडिसेस, ठीक है, इट्स मिरर इंडिसेस ऑफ दैट एक्सिस इज 0। अगर परपेंडिकुलर है तो भैया इसका मतलब उसको उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब उसका क्या है जी, जैसे एक्स एक्सिस ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस ये है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर को वेक्टर है, ठीक है।
तो कह रहा है सर अगर एक यहीं पे परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, है तो उठा के यहाँ ले आओ तो आपको ज़्यादा अच्छा से दिख जाएगा। कहता है इधर ये हो गया, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ना हो गया इसका, यानी कि एक्स जिसका एक्स कंपोनेंट है वो जीरो हो गया, उठा के इधर उधर के भटका दिए तो। ठीक है, वेक्टर ना है तो उठा के इधर भटका लो तो तुमको पता लग जाएगा कि इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो कहता है कि जिस भी एक्सिस के परपेंडिकुलर है उस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग उसका जो मिरर इंडिसेस होता है वो होता है जीरो। ठीक है, इसी के उल्टा कहता यदि जो पैरेलल डायरेक्शन विल हैव क्वांटिटेटिवली द सेम मिरर इंडिसेस। ठीक है, कहता जो डायरेक्शन है या दो वेक्टर है अगर पैरेलल है तो उसका मिरर इंडिसेस आपका सेम रहेगा, क्वांटिटेटिवली माइनस प्लस हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटेटिवली दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तीसरा कहता है कि दो डायरेक्शंस अगर है u1 v1 w1 एंड u2 v2 w2 और दोनों को दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट उसका लगेगा तो जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का नाता है ना जी, तो बस ये है डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसको जीरो आ जाएगा ये। ठीक है, अगला कहता है कि एंगल निकालना है तो एंगल वाला भी फॉर्मूला वही है कॉस थीटा वाला, ऊपर डॉट प्रोडक्ट लो और नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जो वेक्टर में क्या करते थे आप उसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए। कहता द डायरेक्शन एंड अ प्लेन हैविंग द सेम मिरर इंडिसेस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने बताया कि उल्टा ना है जी, तो कहता अगर एक प्लेन है और एक आपका डायरेक्शन है, कहता दोनों का मिरर इंडिसेस सेम है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है। ठीक है, अगर यही दोनों के दोनों डायरेक्शन अगर डायरेक्शन है और दोनों का मिरर इंडिसेस सेम रहेगा तो दोनों पैरेलल हो जाएगा। लेकिन एक प्लेन है और एक डायरेक्शन है और दोनों का आपका जो मिरर इंडिसेस है वो सेम है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये प्लेन का जो हम लिखते हैं तो उसके नॉर्मल से हम उसका इक्वेशन लिखते थे जी, इसीलिए। ठीक है, चलिए तो ये तो बेसिक था, मतलब इसका ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बस एग्जाम में हल्का फुल्का पूछेगा प्रॉपर्टी वर्टी तो वो आपको पता होना चाहिए, बाकी हम इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे न्यूमेरिकल वगैरह में इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये एग्जाम में लेकिन पूछा जाता है मिरर इंडिसेस के बारे में, इसका मिरर इंडिसेस कितना है, उसका कितना है, इस प्रकार से चीज़ें पूछा जाता है, लेकिन हमें ज़रूरत कहीं नहीं पड़ रहा है उसका। तो इस प्रकार से मिरर इंडिसेस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। तो क्यों ना इस वीडियो के यहीं तक रहने देते हैं, मिरर इंडिसेस रहने देते हैं, बाकी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डेंसिटी कैलकुलेशन करेंगे, वॉल्यूम डेंसिटी करेंगे, प्लेन डेंसिटी करेंगे, प्लेनर डेंसिटी करेंगे, और सब के सब जो BCC FCC चल रहा था ना उसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे, लीनियर डेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लोज पैक डायरेक्शन क्या है, नंबर ऑफ स्लीप सिस्टम क्या है। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ें को हम कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन बिटवीन FCC और SCP स्ट्रक्चर, कंपेरिजन BCC और FCC का हम लोग कंपेरिजन करेंगे, डक्टिलिटी और विटलिटी का हम कंपेरिजन करेंगे कि कब डक्टाइल होगा कब ब्रिटल होगा। ये नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन का डिस्कशन करेंगे। स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन मतलब होता है कि कहाँ पे डिफेक्ट्स हैं, जिसमें हम पॉइंट डिफेक्ट, शॉर्ट की और फ्रैंकर डिफेक्ट जो होता है उसको हम देखेंगे, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट देखेंगे, प्लेन डिफेक्ट देखेंगे। ये सारा चीज़ों को हम लोग को धीरे धीरे करके देखना है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए तभी ना देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तब ना, बार बार हम तुम्हारे साथ लिंक शेयर करते रहेंगे तो उसको आपको देखना है। ठीक है, और देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को क्लिक रखना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, एक और रिव्यू बताना है आपको कि मैं क्या इसका लाइव करूं तो अच्छा रहेगा, या इसी प्रकार से अपलोड हो रहा है, सुबह 8 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है, चाहे रिकॉर्ड किसी वक्त हो रिकॉर्ड, लेकिन आपको सुबह 8 बजे वीडियो मिल जाता है, तो उस वक्त आप फ्री टाइम में रहिएगा, उसी वक्त आपको वीडियो डेली के डेली आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो पर्याप्त होता है, बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है, एक ही चीज़ थोड़ा ना पढ़ना है, मटेरियल साइंस भी पढ़ना है और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसको वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, और जितना मैं पढ़ा देता हूँ उस पर कॉन्फिडेंट रहिए कि इससे ज़्यादा आपको ESC या गेट के सिलेबस में नहीं है, उससे ज़्यादा ऊपर कहीं नहीं आना। कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए आप, जो इस लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मटेरियल साइंस से क्वेश्चन आ रहा है, तो ये जो पढ़ाया हुआ उसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत चीज़ पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा छोड़ेंगे, बहुत सारे जो थ्योरी वोरी है अभी तो चल रहे हैं, हम लोग जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उस पर चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए रहता है, तो उस सब चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, बस आपका काम है कि इसको शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। नहीं पहुँचाओगे भैया तो ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर मैथ वाला डिमांड कर रहे हैं, जो आपका स्टेट का मैथ चल रहा था उसके क्वेश्चन के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा जिसको
हमको तो क्या करना है, बच्चों डिमांड पूरा करना है। जो ज़्यादा डिमांड करेगा, जो ज़्यादा लोग देख रहे हैं, जिससे ज़्यादा फायदा हो रहा है उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। तो आपका काम है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।